नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, एकदम ठीक चल रही होगी। पिछला वीडियो आपने देखा है, अच्छा लगा, कमेंट्स किए आपने और बताया क्या इम्प्रूव करना है। और इस तरीके से ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये भी वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स तो करनी है, आपको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई का है, आपको पढ़ाई करनी है। सारे के सारे टीचर एकदम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ना। और इसको भी यदि आपको लगता है कि एक बार देखोगे वीडियो तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई कुछ हमने मेहनत की है और आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपना रक्त परिसंचरण का सेकंड वीडियो है ये, क्योंकि कुछ इश्यूज़ के कारण वो सेकंड वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उससे अगली अपलोड कर दी थी मैंने वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में जैसे रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, क्योंकि एक भाग हमने प्लाज्मा पहले भाग में पढ़ा था, प्लाज्मा क्या है, और उसमें एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था कौन कौन से हमारे भाग इसमें शामिल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनमें जैसे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं देखने के बाद वीडियो। यदि आपको लगता है सही है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप सब्सक्राइब मत करना। करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। और क्या है अपने टॉपिक? आज हम पढ़ेंगे जो रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। हमारे तीन प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम बोलते हैं आरबीसी। और ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं हम इनको। यदि आपको नाम आता है कि लाल रक्त कणिकाएं तो वहाँ आंसर होगा कॉर्पसल्स, और हमारा नाम आता है सेल्स तो वहाँ आंसर होगा आपका कोशिका। ये बात आप लोग याद रखना, पहले भी मैंने इस बात को आपको बताया है। पहला पॉइंट इसमें आता है कि लाल रक्त कणिका या फिर आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। ये अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और ध्यान से इनको लिखते हुए चलना है, नोट्स आप साथ के साथ बनाते हैं। तो आरबीसी का रासायनिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ से, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बॉडी में। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के निर्माण की बात की जाए तो यहाँ दो पॉइंट हमारे मुख्यतः आते हैं सामने। कौन कौन से? एक पॉइंट आता है हमारा, यदि भ्रूण अवस्था की बात की जाती है, भ्रूण अवस्था में, तो वहाँ आंसर होता है भ्रूण अवस्था में लीवर यानी यकृत में होता है, वहाँ आंसर होता है लीवर। और नेक्स्ट होता है अपना, यदि बात की जाए वयस्क यानी एडल्ट में, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो वहाँ आंसर होगा अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में आंसर होता है, बोन मैरो। इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है एक एडल्ट की बात की जाती है। अगला पॉइंट होता है हमारा आरबीसी से ही, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी के जीवन काल की बात की जाए तो वहाँ आंसर 120 दिन होता है, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। अब यहाँ से अगला पॉइंट मुख्यतः ये आता है, जैसे आरबीसी के संबंध में बात की जाती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, ये पॉइंट आता है। और दूसरा पॉइंट आता है आरबीसी से ही हमारा इसमें कौन सा पदार्थ मिला हुआ होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये अच्छे पॉइंट हैं अपने, इनको याद आपको रखना है। अब हम बात करते हैं आरबीसी से अगला पॉइंट
कि आरबीसी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ होता है। तो यहाँ कौन से की जगह डायरेक्ट पदार्थ का ही नाम लिखेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्यतः कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण ही इसका रंग लाल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और लिखना है अपने नोट्स के साथ ही। अगला आता है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है रक्त में। तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक होता है, परिवहन करने में सहायक होता है। और यह किस रूप में कार्य करता है? तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ से आता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसको बोलते हैं Hb और प्लस ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, और ये होता है हमारा ऑक्सीजन। और ये क्या बनाता है हमारा HbO2, यानी इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही हमारा ब्लड में मिलता है और उसके बाद जहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित होती है उसमें जाकर के हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमारा हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है जिससे वापस हम उसके साथ पढ़ेंगे, जैसे हमारा आलिंद होते हैं, निलय होते हैं, किस में यह आता है हमारा अशुद्ध रक्त, धमनियों में अशुद्ध आता है या फिर सिराओं में अशुद्ध आता है, उनकी हम बात करेंगे आगे। तो ये रक्त में जहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ पर टूट जाता है किसमें, ऑक्सी, बाद में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। और पहले स्टेज में ये आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से आता है हमारा आरबीसी से ही, आरबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी की संख्या की बात की जाए तो वहाँ आंसर होगा 4.5 से 5.5 लाख प्रति क्यूबिक, आंसर वहाँ पर होता है जो हमारी आरबीसी की संख्या की बात की जाती है। अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है या फिर कब्र गृह किसे कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है और या फिर इसका कब्र गृह किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्र गृह है प्लीहा या स्प्लीन, स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अगला पॉइंट आता है यहाँ से कि आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट यहाँ से आता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है तो वहाँ पूछता है आपसे
कि इसमें कोशिका विभाजन होता है या फिर नहीं होता। जब हमारा केंद्रक उपस्थित ही नहीं होता तो यहाँ कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। यदि आपने कोशिका सेल चैप्टर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देखना। कोशिका में केंद्रक में कौन कौन से भाग होते हैं उनको सभी को मैंने अच्छे से समझाया है। तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगली बात कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। अगला पॉइंट आता है यहाँ एक, जिसके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है तो उसको आपको याद रखना है। एक होता है ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या उपस्थित होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। किसके संबंध में है ये? आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के संबंध में। अगला पॉइंट यहाँ आता है कि जो अपनी ये आरबीसी होता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है या फिर नहीं होती? तो वहाँ आंसर होगा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। क्या है हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके के जो एग्जाम में सीधे सीधे पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नहीं होती पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ये मैंने कोशिका वाले चैप्टर में आपको बढ़िया से समझाया है। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ आता है कि आरबीसी का आकार किस तरीके का होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। आरबीसी का आकार गोलाकार या दवा की गोली के रूप में होता है। गोली के रूप में होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ये एक सिंपल आरबीसी के बारे में होते हैं हमारे। और यहाँ पर इसकी खोज एक पॉइंट और ऐड कर लेना, क्योंकि खोज मैंने यहाँ लिखा नहीं, खोज की और ऐड कर लेना। इसकी खोज किसने की थी तो वहाँ पर आंसर होगा, यहाँ लिखा नहीं मैंने खोज, तो यहाँ पर उसको ऐड कर लेना आप लोग। ऊपर ही वैसे इस पॉइंट को आप लोग साथ के साथ कहीं पास में ऐड करना उसके, क्योंकि नेक्स्ट इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज मेलफिंगी और स्वाटरडम ने की थी। जब हम पढ़ेंगे हार्ट वाला चैप्टर तो वहाँ ये भी बात करेंगे, वेन यानी सिराएं क्या हैं हमारी, धमनी क्या होती हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे स्टेप वाइज। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ने लग गए हम लोग, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, ले लो स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी क्या होती हैं। देखो दो बार मैं आपको कई बार वैसे ये बात बता चुका हूँ, यदि कणिकाओं की बात की जाती है तो वहाँ आंसर होगा आपका कॉर्पसल्स। यदि यहाँ नाम आता है कोशिकाएं तो यहाँ आंसर होगा आपका सेल्स।
ये प्रकार के साथ मैंने आपको बताया है, इस प्रकार में ये शामिल होता है और इस प्रकार में ये शामिल होता है। अब हम किसकी बात करते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं की। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। श्वेत रक्त या फिर WBC का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, तो वहाँ आंसर होगा आपका ल्यूकोसाइट। ध्यान से पॉइंट समझते हुए चलना है एक एक। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है हमारा WBC का रासायनिक नाम? ल्यूकोसाइट्स। अगला पॉइंट यहाँ से आता है, इसकी खोज का आंसर होगा ग्रेविल ने की थी। ये पॉइंट आता है हमारा यहाँ किसके संबंध में? इसकी खोज के संबंध में। किसने की थी? और संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? WBC की संख्या RBC से कम होती है। क्या होती है? RBC से कम होती है। और कितनी कम होती है बात की जाए तो यहाँ पर संख्या कितनी होती है? यहाँ लिख लेते हैं, इनकी संख्या 8000 से 10,000 प्रति क्यूबिक होती है। क्या होती है? 8000 से 10,000 प्रति क्यूबिक होती है। अगला पॉइंट इनके संबंध में आता है कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है। जो हमारी WBC है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। बोन मैरो में ही होता है इसका निर्माण भी। और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। अभी हम बात करेंगे WBC के प्रकार कितने होते हैं, कण के आधार पर या अकण के आधार पर, उनमें हम बात करेंगे। इनकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है WBC के संदर्भ में कि WBC जो होती है हमारी, इसमें केंद्रक होता है या फिर नहीं होता। तो WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। क्या होता है इसमें? केंद्रक उपस्थित होता है। किसमें? WBC में। और WBC से अगला हमारा पॉइंट यदि बात की जाए हमारे और क्या आता है इसके संबंध में पॉइंट, तो इसमें कोशिका विभाजन होता है या फिर नहीं होता। तो वहाँ आंसर होगा इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, ये आंसर वहाँ पर आपको लगाना है। कोशिका विभाजन के संबंध में पता किया जाए तो वहाँ कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल। अगला पॉइंट इसके संबंध में यदि बात हमारी की जाती है WBC के संबंध में, यदि कोशिका विभाजन होता है तो कभी कभी इनकी संख्या में कमी आ जाती है और कभी कभी इनकी संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो क्या पॉइंट यहाँ आता है हमारा? इनकी संख्या में इस कारण इनकी संख्या
इनकी संख्या में कमी आ जाती है या वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, यदि इनकी संख्या में कमी की बात की जाती है तो वहाँ कौन सा रोग हो जाता है। इनकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो वहाँ आंसर होगा आपका ल्यूकोपेनिया। आंसर वहाँ क्या होगा, यदि इनकी संख्या में इनकी कमी से होने वाला रोग ल्यूकेमिया होता है, उसे बोलते हैं, यदि इनकी संख्या में कमी हो जाती है तो ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया, कमी होने पर ल्यूकोपेनिया। और यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ आंसर क्या होगा, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना आपको। यदि इनकी संख्या में क्या हो जाती है, यदि WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इसी कारण इसको हम बोलते हैं रक्त का कैंसर। क्या बोलते हैं यहाँ, रक्त का कैंसर भी इसे कहते हैं हम, रक्त का कैंसर भी इसे कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब यहाँ से देखो, केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका विभाजन भी होता है, ऑब्वियसली बात है, इसमें लिखा हुआ। इनकी संख्या में कमी आ जाए तो क्या होगा, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके बारे में हमने बात यहाँ पर की। अब हम बात करते हैं जो WBC है, इसके कोई प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल 2 प्रकार होते हैं हमारे WBC के। तो उन प्रकारों की हम बात करते हैं, WBC के प्रकार हमारे कौन से होते हैं। तो WBC के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार की बात की जाए तो वहाँ आंसर होगा कणीय, इसको बोलते हैं ग्रेनुलर, ए पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा अकणीय, ग्रेनुलर। ये हमारे होते हैं इसके प्रकार 2। अब इसमें मुख्यतः हमारे भाग आते हैं, हमारे WBC के कण के 3 भाग हैं, अकण के 2 भाग हैं। और कौन कौन से भाग हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो, यदि कण में बात की जाए तो कण में हमारे 2 मुख्यतः शामिल होते हैं, 3 पॉइंट मुख्यतः शामिल होते हैं कण के, याद उनको आपको रखना है। इधर देखो, पहले प्रकार की बात की जाए तो पहले को हम बोलते हैं बेसोफिल्स, और दूसरे को बोलते हैं हम इओसोनोफिल्स। और अगले की हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूट्रोफिल्स। अब यदि बात यहाँ पर की जाती है, इनका क्या कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो बेसोफिल्स के कार्य की बात की जाए तो आपको याद रखना है, पहला बेसोफिल्स का है, यह है क्या कार्य है, यह है
एलर्जी को समाप्त करती है, एलर्जी को समाप्त करती है, समाप्त करती है। और इसकी बात यहाँ पर की जाए हमारा, तो यह है प्रोटोजोआ के प्रभाव को, प्रोटोजोआ के, जैसे मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया से होने वाला, मलेरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से। यह है प्रोटोजोआ के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य करती है। क्या करने का कार्य करती है? समाप्त करने का कार्य करती है, करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट न्यूट्रोफिल्स के बारे में, यह है यहाँ, यह है बैक्टीरिया को समाप्त करती है। एलर्जी वायरस से संबंधित हमारी डिसीज़ होती है तो उसके संबंध में ये बात यहाँ बेसोफिल्स की होती है। और जब बात की जाए हमारे न्यूट्रोफिल्स के संबंध में, तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? यह बैक्टीरिया को समाप्त करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट किसके संबंध में? अगले पॉइंट की हम बात करते हैं अकणीय यानी नॉन ग्रेनुलर के बारे में। इसके बारे में हम पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमारे दो होते हैं, एक को बोलते हैं हम मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मोनोसाइट होता है और एक होता है लिम्फोसाइट। अब बात की जाए मोनोसाइट का, तो मोनोसाइट का कार्य क्या होता है? तो मोनोसाइट का कार्य होता है, यह है बैक्टीरिया को क्या करती है? यह है, इसके कार्य की वहाँ पर बात की जाती है तो क्या होता है? यह है बैक्टीरिया को समाप्त करती है, बैक्टीरिया को खा जाती है। यानी इतना इफेक्ट होता है, जो बैक्टीरिया को समाप्त करने का कार्य भी किसका होता है? मोनोसाइट का भी मुख्यतः कार्य होता है। एक तो हमारा न्यूट्रोफिल्स का तो होता ही होता है, मोनोसाइट का भी क्या कार्य होता है? बैक्टीरिया को समाप्त करने का, या खा जाती है उस बैक्टीरिया को। जिससे हम यहाँ बात कर रहे थे, देखो कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, इम्यून सिस्टम को। तो उसका मतलब क्या है? ये हमारे प्रकार जो होते हैं, कहीं ना कहीं इन प्रकारों के कारण ही हम लोग नॉर्मल बीमारी से बच जाते हैं। अब ये किसका निर्माण करती है? ये क्या करती है लिम्फोसाइट? तो यह है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने का कार्य करती है, निर्माण करती है। कौन? हमारी लिम्फोसाइट्स। ये मुख्यतः हमारे पॉइंट आते हैं। एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाएगा? एग्जाम में पूछता है आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, और वहाँ पर ऑप्शन किस में से देता है? ऑप्शन देता है इनमें से मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो वहाँ पर और एक जो नाम है हमारा आरबीसी का जो होता है इरिथ्रोसाइट, वो नाम देता है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए आरबीसी का नाम पूछ लेता है रासायनिक नाम, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम पूछ लेता है, और कभी कभी आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो वहाँ आंसर आपको क्या बताना होगा? यदि बात की जाए आरबीसी की, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और डब्ल्यूबीसी की बात वहाँ पर की जाती है, तो वहाँ आंसर आपका होगा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्या होती है हमारी प्लेटलेट्स? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाओ तो बेटर है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स हमारी क्या होती हैं? और यदि आपने वहाँ पर जीवन काल नहीं लिखा हो ना डब्ल्यूबीसी का, तो जीवन काल भी ऐड आप लोग कर लेना। जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल
3 से 4 दिन तक होता है, ये बात आप लोग याद रख लेना। आरबीसी का तो कितना होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 3 से 4 दिन, ये पॉइंट आप लोग भी याद रख लेना। अब हम बात किसके बारे में करते हैं, प्लेटलेट्स। इसके बारे में अधिक हमारे पॉइंट नहीं है, नॉर्मल से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो वहाँ आंसर इसका होगा थ्रोम्बोसाइट्स, इसका रासायनिक नाम होता है। और अगला पॉइंट आता है इसकी खोज किसने की थी, तो वहाँ आपको याद रख लेना है इसकी खोज किसने की थी, तो वहाँ आंसर होगा विलियम ओसलर। क्या आंसर होगा वहाँ, विलियम ओसलर ने की थी, विलियम ओसलर। अगला पॉइंट यहाँ से आता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण, तो वहाँ देखो तीनों चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, कहाँ पर होता है हमारा, बोन मैरो में। और अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि जो प्लेटलेट्स हैं हमारी, प्लेटलेट्स इनका जीवन काल, तो इनके जीवन काल की बात की जाए तो आप लोग याद रख लेना कहीं 5 से 7 दिन, 5 से 7 या फिर 10 दिन आंसर होता है, 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन होता है। अगला पॉइंट, इनकी मृत्यु या फिर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आंसर होगा 1.5 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक। और इनकी मृत्यु या फिर कब्र गृह किसे कहते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, जहाँ प्लीहा आरबीसी की होती है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। और इनकी संख्या कब कम हो जाती है, इनकी संख्या डेंगू या चिकनगुनिया हो जाने पर इनकी संख्या चिकन हो जाने पर कम हो जाती है। और मुख्यतः किसकी सलाह दी जाती है, दवाई। और दवाई यदि फल की बात की जाए तो वहाँ एक कीवी फल होता है, कीवी, उसको हम खाकर भी इसकी संख्या में नॉर्मल एक मेंटेन बनाए रखते हैं। या फिर गोट्स का जो मिल्क होता है, बकरी का जो दूध होता है, वो भी प्लेटलेट्स को मेंटेन बनाए रखने में सहायक होता है। तो आप यदि प्लेटलेट्स नॉर्मल कम हो जाती हैं तो कीवी फल या फिर एक गोट्स मिल्क, बकरी का दूध का हम प्रयोग कर सकते हैं इनको मेंटेन बनाए रखने के लिए। ये थे हमारे पॉइंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। और बात हमने की कि मुख्यतः एग्जाम में पॉइंट किस तरीके से बनेंगे, रासायनिक नाम पूछेगा,
संख्या कितनी होती है और उसके बाद इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इस तरीके के पॉइंट हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आसानी से आप लोग इनको बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो आपको कैसी लगी उसके संबंध में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और लाइक तो आपको करना ही करना है क्योंकि फ्री में वीडियो आपको नहीं देखनी है। फ्री का मतलब है लाइक करना और शेयर कर देना। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने सही आपको पढ़ाने की कोशिश की है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और मुझे हेल्प क्या कर सकते हैं, हेल्प का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। बीच में हम कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं वीडियो के संबंध में, अलग से कोई भी ये करो या ये करना है। हम ओनली एक बार पॉइंट पर शुरू हुए लास्ट पॉइंट पर, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग बात करते हैं। और कमेंट्स आप हमेशा किया करो, मैं आपकी कमेंट्स देखता हूँ। पिछली वीडियो में भी आपने कमेंट्स की है तो उसका जवाब भी मैंने आपको दिया है। यदि कोई इम्प्रूव करने की बात है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो।